आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ यूयूआईडी, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो क्यों इस्तेमाल होती है, और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, कभी भी आपने कोई चीज़ सीखनी है ना, तो आपने ये देखना है कि कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, कोई काम करना है। ये अगर आपने ये जैकेट पहननी है ना, तो पहले आपने ये देखना है कि मसला क्या है। हमारी आम ज़िंदगी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मुझे ये जैकेट पहननी पड़ रही है। तो आपको पता लगेगा कि जी सर्दी है बाहर, अगर आप जैकेट नहीं पहनेंगे तो बुखार शरीफ जो है वो आपको हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो सर्दी लग सकती है आपको, इसलिए आप उस तरफ जाएंगे। क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तब आपके लिए टेक्नोलॉजी सीखना, रट्टा नहीं मारना पड़ता आपको, आपके लिए आसान होता है चीज़ों को ऑब्जॉर्व करना। अच्छा, एक मिनट, ओके, कहाँ गया मैं। ओके, सो अब हमारे पास इस टॉपिक में यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर्स के पास जाने से पहले हम ये देखते हैं कि आम जिंदगी क्या होती है। आम जिंदगी ये है कि आपका, अगर आपने, सो फॉर एग्जांपल DB1 है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर बट आई विल ट्राई टू जूम इन अ बिट। अच्छा, अब हम बना रहे हैं डेटाबेस सिस्टम। आपकी एक एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके 5 बड़े आजम के अंदर उसकी डेटाबेसेस है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा माशाल्लाह अपने मार्का सर अंजाम दिया है और बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास है वो डेटाबेस 2 है, ठीक है। अब थर्ड है डेटाबेस 3 है। अब इनके ऊपर जो वेब ऐप है ना, वो एक ही है। वेब ऐप अगर मैं यहाँ से कर सकूँ, अच्छा, ये एक एप्स डॉट ड्रा डॉट आयो की ये वेबसाइट है, जिसके ऊपर जाके आप अपनी डायग्राम्स बना सकते हैं। बहुत सारी आर्किटेक्चर डायग्राम, बड़ी बड़ी कंपनीज की डायग्राम यहाँ पे बनती हैं, आप कहीं और पर भी बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से जाके देखता हूँ वेब एप्लीकेशन, ये मैंने इसको, भाई ये आ क्यों नहीं रहा है भाई आज। अच्छा ठीक है, ओह सॉरी, आ रहा था, मैं थोड़ा सा जल्दी में था, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे होंगे, ठीक है, लोड बैलेंसिंग के लिए या बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। तो कुछ डेटा अब यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो रहा है, कुछ डेटा हमारे पास इधर स्टोर हो रहा है, और कुछ डेटा यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। या चलो फॉर एग्जांपल आसानी के लिए, इसको भी और आसान कर बनाने के लिए हम इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आ गया 3 डेटाबेसेस, ठीक है। अब ये सॉरी, ठीक है। अब हम इसके बाहर रखते हैं एक बॉर्डर। भाई सेंड टू बैक, अच्छा गुड हो गया। अब ये आ गया बॉर्डर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। जिसके इंस्टेंसेस मल्टीपल प्लेसेस पर हैं, सेम एप्लीकेशन है तो मल्टीपल डीबीज हैं। अब हमारे पास, अगर आपने डेटाबेसेस पढ़ी है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अपने बच्चों ने डेटाबेस पढ़ी। अच्छा, आप कह रहे हैं डार्क मोड यूज़ कर लें। यार एक्चुअली मैंने अगले दिन ही डार्क मोड से ब्लैक किया है, क्योंकि डार्क मोड पे ना मुझे कुछ नज़र नहीं आता इसको एडिट करने में। सो काइंडली एज ऑफ नाउ प्लीज़ बियर विद मी, आई होप आपको क्लियर होगा, बट लास्ट में हम डार्क मोड में भी दिखा देंगे। आई एम सॉरी फॉर ऑल, हम इंशाल्लाह लास्ट में ये भी दिखा देंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये होती है, आपने डेटाबेस यूज़ किया होगा, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर्स का एक टेबल है, ठीक है। ये हम ऑर्डर्स टेबल हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना इसका स्कोप बढ़ा लेते हैं। ये नो 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 ऐसे करके, और इसको भी, ओए सॉरी भाई, नाराज़ ही हो गया भाई ये तो। ओके, सो ये इधर, ये इधर, और ये इधर। ये इसको मैं डिलीट करके दोबारा ऐड कर लेते हैं। माफ़ी मुश्किल, सऊदी अरेबिया में एक स्लैंग बहुत इस्तेमाल होती है, माफ़ी मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं है, नॉट अ बिग डील। ओए सॉरी,
सो ये हमारे पास सेकंड डीबी आ गई और इसी को अगर कर देंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे पास थर्ड डीबी आ गई। ठीक है, सो हमारे पास 3 डेटाबेसेस आ गई हैं। क्या मसला है भाई? अच्छा यार, एक तो ये मैक का जो कीबोर्ड है ना, ये ठीक नहीं है। ओके, सो हमारे पास ये सिंपल 3 डेटाबेसेस आ गई हैं। ठीक है, इसको ज़रा और हल्का सा खूबसूरत करने के लिए लेफ़्ट पे कर लेते हैं। सो जब आपके पास हमारे पास डेटाबेसेस थी, आपने डीबी में यूज़ किया होगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक आईडी जनरेट करेंगे, यूज़र्स का टेबल है, यूज़र टेबल है, यूज़र टेबल का नाम है और उसके अंदर आईडी है और ब्रैकेट में ऑटो इंक्रीमेंट। वो ऑटो इंक्रीमेंट इसका मतलब ये है कि जैसे ही टेबल के अंदर डाटा स्टोर होगा तो उसकी जो आईडी होगी, जो कि यूज़र आईडी होगी या जो प्राइमरी की होगी, चलो एक और प्राइमरी की भी लिख लेते हैं, वो प्राइमरी की जो होगी ना वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी और सेम रेप्लिकेटेड है हर जगह पे। नहीं भाई, ओके, ये इधर भी आ गया और उधर भी आ गया। ठीक है, ओके, सो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसकी डेटाबेसेस मल्टीपल प्लेसेस पर एग्जिस्ट करती हैं एंड उसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम है यूज़र्स। अब यूज़र के टेबल के अंदर हमारे पास एक फील्ड है जो कि आईडी है, दैट इज़ द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। आप सब ने जिन्होंने डेटाबेसेस पे या एप्लीकेशंस के ऊपर काम किया है, तो टेबल होता है, टेबल की प्राइमरी की होती है, उसका मोस्टली नाम आईडी रखा जाता है या यूज़र आईडी, आप जो भी रख लें, एंड वो हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दी। अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? मतलब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो फॉर एग्जांपल उसकी आईडी 1 है, दूसरा होगा तो 2 है, तो आप उसमें नल वैल्यू पास करेंगे और ऑटोमेटिकली वो जो सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो उसका काउंटर इंक्रीज करता रहेगा। अब प्रॉब्लम ये तो हो गया आम जिंदगी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी आपको कोई कुछ पढ़ाने के लिए बोले, जब भी कोई ये बोले कि आप ये कॉन्सेप्ट सीख लें, फर्स्ट यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई। मतलब अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आपका ये सोल्यूशन उसको फिक्स करेगा। सो अब इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट था। अब पहला प्रॉब्लम ये कि फॉर एग्जांपल अगर इनका इंडेक्स ये हो जाता है कि जी अब इसमें भी यूज़र आईडी आ गया 77, यूज़र आईडी 77, थोड़ा सा अगर हम जूम करें, ठीक है, ये अब इस डीबी के अंदर भी यूज़र आईडी 77 आ गया और इस डीबी के अंदर भी यूज़र आईडी 77 आ गया और इसमें भी यूज़र आईडी 77 आ गया। अब ये एंटायरली तो ये सिंगल एप्लीकेशन है। ठीक है, सो जब आप ये देखना चाहेंगे कि मेरी कितनी सेल हुई या कितने यूज़र एग्जिस्ट करते हैं, अब टेक्निकली तो ये दोनों जो हैं वो सेम यूज़र हो गए क्योंकि इन दोनों की आईडी 1 आ गई, तो वो डुप्लीकेट आपके पास आईडीज जनरेट होंगी। सो एक तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर कि अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं तो डेटा जो है वो आईडीज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती थी। कहाँ पे? जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, जहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर इंस्टॉल्ड है। सेकेंड प्रॉब्लम, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स नंबर 1, डुप्लीकेट, अरे भाई ये बड़ा किसका साइज, ओके, डुप्लीकेट डेटा। एक मिनट यार, आप लोग कहेंगे वकास भाई जो है वो इतना चुन्नू सा करके दिखा रहा है। डुप्लीकेट डाटा, डुप्लीकेट डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है, सबसे पहला ड्रॉबैक ये है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा ताकि हमारी थोड़ी सी डायग्राम क्लीन हो सके। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहेंगे वकास भाई हम ऐसे करते हैं कि जो DB1 है ना उसको बोल देते हैं कि आपका काउंटर 1 से शुरू होना चाहिए 1000 तक। DB2 जो है ना उसको बोलें कि आप जो आईडीज असाइन करें वो 1001 से स्टार्ट करें। फेयर इनफ, आप ये फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि कम ऑन, ओके, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, बाय द वे इसकी जो रेंज है ना वो हम आईडीज़ की रेंज रख लेते हैं, रेंज 1 से 100 तक। अरे भाई
1 से 100 तक एंड रेंज 1 से 100। फिर ये जो सेकंड डेटाबेस हमारे पास जो है उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, हमने इसको बोला कि आपका जो ऑटो इंक्रीमेंट का जो इंडेक्स स्टार्ट होना चाहिए ना, वो फॉर एग्जांपल 101 से हो, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल 200 तक है, ठीक है। आपने फिर बोला कि विकास भाई जो तीसरे वाला जो आएगा ना हमारे पास, उसको हम रख देंगे 201 से 300 तक, ठीक है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि विकास भाई इस तरह से जो है ना वो हमारी, बिकॉज सी यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु इज रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आपको एक प्रॉब्लम आई, डाटा डुप्लीकेट, आईडीज डुप्लीकेट हो सकती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, आप उनको बोलो कि नहीं हम रेंज से डिफाइन कर सकते हैं, इससे डुप्लीकेसी वाला मसला हल हो गया, फाइन। बट आई हैव अ क्वेश्चन, क्या आप श्योर हैं कि आपकी सिस्टम में सिर्फ 300 आईडीज होंगे? यू डोंट नो, इट्स नॉट अबाउट यूजर। अब अमेजोन के कितने यूजर्स हैं, क्या वो इस तरह से काम कर सकते हैं कि जी हम ना डिफाइन कर देते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल इस पहले वाले डीवी के अंदर, इस रीजन के अंदर 100 बंदा पूरा हो गया है, तो आप क्या करोगे? उसको 400 से 600 वाला स्लॉट दोगे या 200 से अप वाला स्लॉट दोगे ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए? सो इट्स नॉट एन फिजिबल ऑप्शन, ठीक है। तो हम रेंज वाला भी एनीवेज लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा रहने देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है कि आप ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करो, बिकॉज एक बड़े अच्छी जॉब के लिए सिस्टम डिज़ाइन आपको अच्छा आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आपका सिस्टम कैसे चलेगा, आपने स्केल कैसे करना है अपने सिस्टम को। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अब हमें कोई ऐसी यूनिकनेस, पहली बात तो ऐसी रेंज भी ना हो उसकी, सॉरी, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है सिक्योरिटी। ये ड्रॉबैक लिख देते हैं, रेंज विल नॉट सफिशेंट और रिलायबल सोल्यूशन, डिफाइनिंग रेंज अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई विश मेरे पास कोई यूआरएल होता, मैं आपको ओपन करके दिखाता। समटाइम्स आपने अगर देखा होगा, या हम भी जो एप्लीकेशन बनाते हैं हम क्या करते हैं जी, यूज़र आईडी 1, अगर आपने ये यूज़र आईडी 77 रखी हुई है, ठीक है, तो मैं एक एपीआई कॉल कुछ इस तरह से होगी, लोकल होस्ट, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, लोकल होस्ट कोलन 8089/user/1, ठीक है, मतलब फर्स्ट यूज़र जो है ना उसका डाटा मुझे ला कर दे दो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपका अगर हमारा ऑटो इंक्रीमेंट 1 2 3 4 के ऊपर है और आप ये कह रहे हैं कि जी चलो रिडंडेंसी को भी ख़त्म कर देते हैं, रेंज वाला मसला कर देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मसला सिक्योरिटी का है। सो अटैकर क्या करता है, वो एक रेंज ऑफ सीक्वेंस पास करता है 1 2 3 4 5 6 100 तक, और वो उस पर रिपीटर चला देता है। रिपीटर एक फंक्शन है इसका, नहीं रिपीटर वो वाला रिपीटर की बात नहीं कर रहा भाई, रिपीटर एक फंक्शन है हमारे पास जो टूल यूज़ होता है, कौन, बर्फ सूट जो टूल यूज़ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बर्फ सूट जो है ना वो टूल यूज़ होता है, उसका एक रिपीटर फंक्शन है। वो क्या करेगा, उसमें जाके पास कर देगा आईडीज, वो ये बोलेगा कि जी 1 से लेकर, और फॉर एग्जांपल उसकी इनपुट कुछ ऐसे होगी कि 1 से लेके 100 तक आप जो हैं वो वैल्यूज़ पास करते रहें ऑटोमेटिकली और मुझे डाटा ला के दे दें। अब इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन में अटैक करना बहुत आसान हो जाता है अटैकर के लिए, क्योंकि आपके पास जो आईडीज़ हैं वो सिंगल डिजिट है, सिंगल 2 भी 3 जो भी, मतलब वो इजी टू गेस है, गेसेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो सिक्योरिटी को अच्छे से कंसीडर करें। सो इट्स अ वेरी वेरी मेजर सिक्योरिटी कंसर्न, और इससे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ निकलती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैक होते हैं, आप इसको मजाक मत समझिएगा। सिक्योरिटी कंसर्न ऑन गेसेबल नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दिस, वो पास करता रहेगा, किसी में तो उसका रिस्पॉन्स आएगा ना, तो उसका वो अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपको ये समझ आ गया कि विकास भाई अगर हम एक सिंगल इंटीजर को जो है वो
ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर रखते हैं तो हमें सबसे पहला मसला डेटा डुप्लीकेट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या तो आप रेंज डिफाइन कर दें, रेंज डिफाइन करेंगे तो यू डोंट नो कि कितने यूजर्स हो सकते हैं, कितना डेटा हो सकता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में राइट्स हो रहे हो, दैट विल बी प्रॉब्लम। अगर आप ये कहते हैं विकास पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी नहीं है, सिंगल टीयर का है, तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी कंसर्न है, और इन हर तरह से सिक्योरिटी कंसर्न इज द टॉप प्रायोरिटी कि आप गैसेबल नंबर नहीं देना चाहिए। ओके, सो अब हम आते हैं यूयूआईडी की तरफ। व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम आपने देख ली, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द सॉल्यूशन हियर इज यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, यूयूआईडी। ठीक है, ये यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। सो इसको हम ज़रा ग्रीन कलर का कर देते हैं ताकि आपको लगे कि इधर कुछ अच्छा दिखने वाला है। सो बेसिकली यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर जो है वो हमारे पास यूज़ होता है इस सारे सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, चलो, जो कि एक लेंथी स्ट्रिंग है, आई बिलीव 36 कैरेक्टर्स की, और उस कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे एक पेस्ट भी कर देता हूँ यूयूआईडी। इट्स जस्ट लाइक दिस स्ट्रिंग before, oh sorry, like this. It's like this. Okay, so UUID जो होती है, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर जो है, वो कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है, मतलब 1 2 3 4 के बजाय वो कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है। अच्छा, तो आप इसको ये पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में, बेशक को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सिंपल है, ये एक यूनिक होगा, ठीक है, और ये कभी भी बिलियंस में भी चांसेस नहीं है कि ये दोबारा जो है वो रेप्लिकेट हो सके। एक बहुत ज़्यादा सिक्योर रैंडमली जनरेटेड नंबर है जो कि मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके ये नंबर जनरेट होता है। एक मिनट दें मुझे अच्छा, अब हम इस सिनेरियो में हमारे पास ये आईडी जनरेट हो गई है। हाँ ठीक है, और ये जो यूज़ होता है सिक्योरिटी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे एक फुल हमारे पास जो रैंडमनेस है वो रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, अच्छा इस नंबर को ना गैसेबल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर रिपीटर को आप देंगे भी सही, फॉर एग्जांपल लास्ट पे 0 है, तो रिपीटर कितना ही ट्राई करेगा, पूरी वैल्यू तो वो है ना, ये कितने कॉम्बिनेशन इसके जाके बनेंगे। तो इसकी लेंथ सेम रहती है, सिर्फ नंबर जो है वो रोटेट होता रहता है, और इसका ये स्पेसिफिक पैटर्न है, यहाँ पे डैश आएगा, यहाँ पे डैश आएगा, डैश आएगा, डैश आएगा, ये सेपरेटेड बाय होता है। अब V4 तक काम ठीक था कि हमारे पास डेटा आ गया, हमने एक यूनिक लीड जनरेट करवा लिया, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जावा के अंदर हमको यूयूआईडी डॉट जनरेट करके कुछ कर लेते हैं, सी शार्प के अंदर हम GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। वो आप मेथड देख सकते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, आप बोलेंगे हाउ टू जनरेट UUID, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, इन दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो वो आपको मिल जाएगा। अब आज का मुद्दा क्या है, मतलब एक तो ये हो गया आपको ये इंट्रोड्यूस करवाना कि प्लीज़ आप जो हैं अपने सिस्टम्स के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से प्लेन आईडीज़ ना रखें, जब भी आप डेटा पास करें हो, गेट करें, कुछ भी है, तो वो एक यूयूआईडी होना चाहिए ताकि उसको अटैक करना मुश्किल हो। अच्छा, अब हमारे पास एक न्यू वर्जन रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर वी आर हैविंग अ फुल टुडेज डिस्कशन कि विकास भाई देखो सिक्योरिटी कंसर्न भी इसमें हैंडल हो रहा है, डेटा डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता डिस्ट्रीब्यूटेड में, हमें रेंज भी नहीं डिफाइन करनी पड़ रही, ठीक है। तो विकास भाई अब मैं आपकी बात क्यों मानूं, वाई आई शुड गो फॉर द V7? ओके, बेसिकली जब हम 1 2 3 4 करते हैं, या एप्लीकेशन में जब राइट्स हो रहे होते हैं, या जब आप डाटा रीड कर रहे होते हैं, तो इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। सो
एक नॉर्मल ट्री के अंदर, B2 ट्री के अंदर क्या होता है कि जब भी सर्चिंग होती है या इंसर्शन हो रही होती है तो वो लीफ नोड पे जाके कनेक्ट हो जाता है कि जी अच्छा यहाँ तक डेटा आ गया था, उसके आगे डेटा, उसके आगे डेटा, वो एक ट्री पूरा बन जाता है। बट ये आईडी ना बहुत रैंडम है। सो V4 वर्जन के अकॉर्डिंग ऑफ UUID हमें सिक्योरिटी रिसीव हो रही है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर डेटा अच्छा मिल रहा है, बट द प्रॉब्लम वाज कि जहाँ पे बल्क का डेटा इंसर्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अगर कोई ऐसा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं ई-कॉमर्स पे, अमेजोन पे या दराज पे या टीमू पे, अगर आप ऑर्डर्स देख रहे हैं, हर ऑर्डर की एक UUID जनरेट हो रही है। सो कैन यू इवन बिलीव कि हाउ मच टाइम इट विल टेक? और इतनी ज़्यादा UUIDs जनरेट करना, तो प्रॉब्लम इज़ नॉट जनरेशन, प्रॉब्लम इज़ डेटाबेस ऑपरेशंस। फिर वो उन पे जब इंडेक्सिंग लगेगी, जब वो सॉर्टिंग हो रही है, पार्सिंग हो रही है, तो वो एक बहुत हैक्टिक काम था। मतलब कोई इसमें वो नहीं है, पैटर्न नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो 1 2 3 4 वाले नंबर हैं, तो ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये डिजिट है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, बेशक 5 और डिजिट ना हो, 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 यूजर फॉर एग्जांपल डिलीट हो गया है, इस 7 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। सो एक एनोलॉजी है, एक पूरी ऊपर से नीचे तक चलती है। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इसको एनोलॉजी आई बिलीव बोलते थे, हाँ। सो लेकिन V4 के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है कि इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और ये DB के लिए बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन पड़ रहा है, इंसर्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए रिसेंटली ही V7 रिलीज हुआ, वर्जन नंबर 7 रिलीज हुआ है यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर का। वो क्या स्टेट करता है, मतलब हाउ इट्स डिफरेंस फ्रॉम दिस, इसमें एक्चुअली एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है कि उन्होंने आईडी के स्टार्ट के अंदर नैनो सेकेंड्स की प्रिसीजन के साथ टाइम स्टैम्प जनरेट कर दी है। मिसाल के तौर पे इस टाइम पे पाकिस्तान में 8:15 हो गए हैं 18 जनवरी 2026 के, ठीक है। सो वो मिली सेकेंड्स अप टू नैनो सेकेंड्स की प्रिसीजन के साथ, सो उस वो आईडी के डाटा में, मतलब जो पहले लॉजिक यूज होती थी, मशीन की आईडी या नेटवर्क की डिटेल्स जो भी यूज होती थी, उससे पहले टाइम स्टैम्प आ गई। सो अगर आप सॉर्ट बाय ऑर्डर करते हैं, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डाटा को सॉर्टिंग करने के लिए वो करते हैं, तो एक वो नेचुरली उसको आप सॉर्ट कर सकेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो उन्होंने टाइम स्टैम्प किया, द टाइम स्टैम्प इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अलाउज फॉर द नेचुरल सॉर्टिंग बाय द क्रिएशन टाइम। तो जैसे ही वो क्रिएट हो रहा है, सो पहले अगर टाइम स्टैम्प होगा तो ईजी हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बल्क ऑफ डेटा प्रोसेस करने के लिए। फिर दूसरा ये है कि ये डेटाबेस फ्रेंडली है, और ये वो सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि हाई राइट सिस्टम्स हैं, और इसमें इंडेक्सिंग बहुत अच्छी है। और जो जैसे भी इंसर्शन होगी तो वो बी ट्री, जो बाइनरी ट्री हमारे होते हैं, उन इंडेक्सेस के लास्ट में हो जाएगी। सो जिससे दैट विल रिड्यूस द फ्रेगमेंटेशन एंड इम्प्रूव, इट विल obviously improve the speed compared to the normal UUID for the V4। और इसके अंदर यूनिकनेस भी रहेगी, वो तो ऑब्वियसली है। मैं थक गया मैं। मैंने इसके 2 पॉइंट्स देखे, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि V4 और V उसमें क्या मेनली चीज़ें हैं। हमारे पास जो वर्जन 4 है, दैट इज फॉर सिक्योरिटी क्रिटिकल एप्लीकेशन, वेयर फुल रैंडमनेस इज पैरामाउंट एंड फॉर ब्रॉड कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर सिस्टम। और V7 जो है वो डेटाबेस आईडीज, लॉग्स, इवेंट स्ट्रीमिंग, सिस्टम्स नीडिंग क्रोनोलॉजिकल सॉर्टिंग, मैं इसको कुछ और सॉर्टिंग बोलता, क्रोनोलॉजिकल सॉर्टिंग, जैसे कि क्रिएटेड डेटा है। और आप कहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, लेट मी शो यू द वेबसाइट। ओके, सो बेसिकली ये वेबसाइट है UUID जनरेटर वर्जन 7, और इसके अकॉर्डिंग ये एक आईडी जनरेटेड है V7 की, और आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 200 UUIDs अगर आपको चाहिए, हमें यहाँ से वैसे नहीं करते होते, ये पूरी देखो उसने पूरी एक रैंडम जनरेट करके दे दी है आपको, और आप इनको फिर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली हम कोड के थ्रू करते हैं, और आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हैं, DB में डाटा स्टोर करने से पहले आप वहाँ पे अपनी एक वर्जन 7 की UUID जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू शो यू गाइस। एंड दिखने के वाइज इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बट येस इट इज़ फार मच बेटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो कि हमारी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी है,
ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के अंदर इसको यूज़ कर सकें। और सिक्योरिटी भी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी मिलेगी, फास्ट भी मिलेगी, इंडेक्सिंग अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरली जो टाइम स्टैम्प होती है अप टू नैनो सेकेंड्स तक उसको इंक्लूड करता है इस फॉर्मेट में। और दूसरा ये कि दिस क्वेश्चन माइट कम इनटू योर माइंड कि विकास भाई इस वर्जन 7 के अंदर भी टाइम स्टैम्प तो नज़र नहीं आ रही, मतलब आपने बोला कि करंट टाइम स्टैम्प है इसके अंदर, बट इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये वो है इनक्रिप्टेड है, ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस ऑर्डर के अंदर है, और वो टाइम स्टैम्प बेस कर सकते हैं ताकि प्रोसेसिंग फास्टर हो। यस, सो दिस इज इट। इसका मैं लास्ट रिव्यू भी करवा देता हूँ। इसको हम रख लेते हैं, व्हाट आई विल से, UUID V4 वर्सेस V7। ओके, सो एनी हाउ आप लाइफ में कभी भी कुछ भी सीखें, प्लीज़ ऑलवेज ट्राई कि आप क्वेश्चन पूछें कि पहले क्या था, UUID क्यों मैं पढ़ूं, वर्जन 7 से पहले मुझे V4 का पता हो, V4 से पहले मैं पढ़ूं कि प्रॉब्लम क्या थी जो पहले फेस होती थी, जो ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है। एंड आपको ऑफिस के अंदर भी जब कोई टास्क मिले, जो बच्चे प्रोफेशनल हैं, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप अपने सीनियर्स से, मैनेजर्स से, जो टेक्निकल लीड हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन करें, बार बार पूछें जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। आप उनसे पूछें कि हमारा ये सॉफ्टवेयर क्या एक आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचाएगा, या इस फीचर का पर्पस क्या है, इसकी बिजनेस वैल्यू क्या है। सिर्फ आप लकीर के फ़कीर ना बने कि लकीर के फ़कीर ना बने कि जी मुझे ये कहा कि मैं ये मेंटोस उठा के इधर रख दूं, बस इधर रख दिया, मेरा काम था नौकरी करना, मुझे आगे इसके अलावा कोई केयर नहीं, आई डोंट केयर कि वो क्यों कहा गया था। सो प्लीज़ डोंट डू दिस।